हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हमने 2018 पीजीटी फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना शुरू किया हुआ था और उसमें से हमने 12 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 13 क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सपोज अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू -6x + 3x स्क्वेयर, जहाँ पे x है मीटर में और फोर्स है न्यूटन में। तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी सो दैट इट एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन एंड द मोशन विल अक्कर फॉर x ग्रेटर देन 0। इसने ये कंडीशन भी दे रखी है। तो अगर हमें फोर्स गिवन है और क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो फोर्स आपको गिवन है -6x + 3x स्क्वेयर और हमें पता है फोर्स और जो हमारे पास एनर्जी है उनके उसके बीच में क्या रिलेशन होता है? F इज इक्वल टू -(U/(x), मेनली पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? -Fx × dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स को dx के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी U मिल जाएगी, दैट विल बी 3x² - x³। हमें पूछा है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिकल एनर्जी बतानी है। तो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी शुड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ये बनेगा 6x - 3x², जिसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपके पास क्या होगी? मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होगी। तो x इज एट, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम क्या करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और ये चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल एनर्जी है वो कब आएगी? जब आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो? नेगेटिव। तभी हमारे पास क्या होती है? स्टेबलाइजेशन की कंडीशन होती है। स्टेबल होता है कोई पार्टिकल जब आपके पास क्या है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब आता है? जब आपका सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं 2 को पुट कर दूँ x इक्वल टू 2 पॉइंट पे, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी d²/dx², तो ये आपके पास क्या बनेगा? -6। तो ये एनर्जी क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है। किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू t पे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। तो हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो जो आपके पास एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हम जैसे मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकालते, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उनको हम पुट करके देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में। अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव वैल्यू देता है तो वो क्या होती है? स्टेबलाइजेशन की कंडीशन होती है या फिर मैक्सिमा की कंडीशन होती है। अगर वो नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है तो मिनिमम मैक्सिमम की कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? 4 जूल एनर्जी ऐसी होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो 4 जूल वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जो क्या कहता है कि एक मेटल बाल है 1 किलोग्राम मास की, जिसको मैंने हीट किया है 20 वॉट हीटर पे इन अ रूम at a 20 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ द बॉल बिकम स्टीडी एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करा? सराउंडिंग से टेम्परेचर लेके बढ़ गया। कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। एट वट रेट द बॉल विज लूजिंग द हीट टू द सराउंडिंग व्हेन द टेम्परेचर वाज 30 डिग्री। कि सराउंडिंग को वो कितनी हीट लॉस करेगी जबकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो अपने पास क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस है। एज्यूम करना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T - T0। T0 कौन सा टेम्परेचर है आपके पास? जो उस रूम का है वो, और टी क्या है? उस बॉल का शुरू में कितना था। तो इसने कहा था शुरू में उस बॉल का जो टेम्परेचर है वो हीट लेके कितना हो गया था? 50 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और रूम का टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। तो पुट कर देंगे हमारे पास dt/dt, दैट विल बी द पावर। तो ये क्या होगा? -20 विल बी इक्वल टू के, आपका कांस्टेंट होगा। टी आपके पास कौन सा टेम्परेचर है? बॉल का टेम्परेचर है जो बढ़ गया था 50 डिग्री सेल्सियस, 323 केल्विन। और T0 क्या है? रूम टेम्परेचर है, तो क्या होगा? -293 केल्विन। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमें निकल जाएगी -2/3। अब हमें क्या निकालना है? इसका रेट निकालना है। तो वो किसके इक्वल होगा? dt/dt, दैट विल बी इक्वल टू -KT - T2, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन होगी ना, क्योंकि दोबारा इसने कहा कि उस बॉल का टेम्परेचर कितना होने जाना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस। तो 273 + 30 303 है ना। तो ये आपके पास क्या बनेगा?
303 माइनस 293 और के की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली, तो dt/dt कितना आ जाएगा 20/3 वोल्ट। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्या कहता है कि 2 रोड्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ हैविंग रेडियस इन द रेशियो ऑफ R1:R2 means 1:2. If these rods are subjected to some torsional couple, then ratio of their angle of twist for the rod will be कितना होगा। अगर आपको टॉर्शनल कपल का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर दोगे। जो टॉर्शनल कपल थीटा से हम जो डिनोट करते हैं उसका फार्मूला आता है 2 × L/πr⁴ इंटू नीटा। नीटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एल क्या है लेंथ, आर क्या है रेडियस। तो ये जो कपल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के, और रेडियस का ये रेशियो गिवन है R1:R2, तो ये क्या बन जाएगा R2 का पावर 4 बाय R1 का पावर 4। तो R2 की वैल्यू है 2 की पावर 4, 1 की पावर 4, तो ये क्या आएगा 16:1। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस केस में। रोटेशनल डायनेमिक्स से लगभग क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अच्छा खासा लेवल होता है पेपर का तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, जो क्या कहता है कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रोड ऑफ अ लेंथ L वेरीज लीनियरली फ्रॉम अ वैल्यू लैम्डा थीटा एट 1 एंड x = 0, कि एक ऐसी रोड है जिसके एक एंड पे लैम्डा जो एक एंड, अगर ये एंड x = 0 है और ये एंड x = L है इस रोड का, तो इस x = 0 एंड पे जो आपकी लीनियर मास डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा नोट है, और x = L पे आपकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कितना है, 2 लैम्डा नोट है। द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एंड = 0, x = 0 पे जो आपका एंड है उस पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसने थोड़ा सा इसको घुमा दिया, आपको सीधा ये दे दिया कि एक एंड पे इतनी लीनियर मास डेंसिटी और एक एंड पे इतनी लीनियर मास डेंसिटी है। तो अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूँ लीनियर मास डेंसिटी की, तो किस तरह होगा, लैम्डा = लैम्डा नोट 1 + x/L। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर x = 0 है तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, लैम्डा नोट के, और अगर आपका x = L है तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 2 लैम्डा के। तो ये आपके पास क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है, और लीनियर मास डेंसिटी क्या कर रही है, डायरेक्टली वेरी कर रही है लैम्डा नोट 1 + x/L पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो डिस्टेंस है उसको मास के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे dm, है ना, क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। तो x dm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ये क्या है, मास डेंसिटी, सॉरी मास, और ये हमें किसकी फॉर्म में दी हुई है, मास, लीनियर मास डेंसिटी की फॉर्म में दी हुई है। तो लैम्डा इंटू dx, नीचे भी क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dx। तो यहाँ पे वैल्यू है x की, तो पुट कर दीजिए जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा = लैम्डा नोट 1 + x/L इंटू x dx। लिमिट्स क्या होगी, जितनी आपकी रोड की लेंथ है 0 to L। जब आप इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास आएगा xcm = 5/9 ऑफ L। ठीक है, तो इजी था, बस आपको यही पता होना चाहिए कि यही घुमा के दिया था इसने कि जो लीनियर मास डेंसिटी का रिलेशन है वो कैसे है। कई बार वो सीधा भी दे देता है, लेकिन इसने कहा है कि एक एंड पे इतना है और एक एंड पे इतना है, तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं ना। फिजिक्स में ऐसे इक्वेशंस बनानी तो आपको आनी चाहिए, और ये तब होता है जब आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करके करते हो तो हो जाता है। पर कई बार एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा ही होता है। अब आपका लास्ट 1 मंथ बचा है, तो अच्छी खासी तैयारी कर दीजिए। ठीक है, आपकी तैयारी तो हर बार होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कम होने की वजह से दिक्कत आ जाती है, और कुछ नहीं है, उस पर ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक स्टोन को मैंने ड्रॉप किया है फ्रॉम अ हाई टावर और फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। फ्रीली फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसिडरिंग द स्टोन एज इट फॉल्स, कि जब ये स्टोन नीचे गिरेगा तो कौन से स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट विल गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग ईच सेकेंड। सही बात है कि ये क्या करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम को हर सेकेंड में जैसे ये फॉल कर रहा है तो गेन कर रहा है, क्योंकि ये किसके अंडर फॉल कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसने क्या पूछा था,
ट्रू स्टेटमेंट पूछी थी ना, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये चेक कर लिया करो कि ट्रू होता है कि फॉल्स पूछा है इसने, ठीक है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इट विल गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ईच सेकेंड, नहीं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी। इट विल गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड फॉर ईच मीटर थ्रू विच इट फॉल्स, नहीं। इट विल गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम फॉर ईच मीटर थ्रू विच इट फॉल्स, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम क्या करेगा, वो हर सेकंड में गेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब टॉपिक पढ़ा था उसमें डिस्कस कर लिया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट करने का तरीका बता रही हूँ, कर आप सकते हैं कि टाइम पीरियड कोई भी पार्टिकल का आपको गिवन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 8 सेकेंड। एट t इक्वल टू 0 इज इट एट मीन पोजिशन, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड विल बी, क्या होगा। तो इसने क्या पूछा है आपसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ए, क्या है उसका एम्पलीट्यूड, जो आपका मोशन हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा को क्या देख सकते हो 2 पाई बाई टी, और ये जो कैपिटल टी है ये आपको गिवन है, दैट विल बी द टाइम पीरियड। अगर मैं स्मॉल टी फर्स्ट सेकंड की बात करूँ तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड शुड बी ए साइन 2 पाई बाई 8, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी ए बाई रूट 2, क्योंकि साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2। अगर सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ए साइन टी की जगह 2 रख देंगे, यहाँ पे 8 होगा तो 4 2 पाई बाई 2, तो ये क्या बनेगा, सेकंड जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए। इसने रेशियो पूछा है फर्स्ट सेकंड टू सेकंड ऑफ सेकंड, जो आपकी पोजीशन है उसका, x1 बाय x2 माइनस ऑफ x1, ये आपके पास क्या बनेगा 1 बाय रूट 2 माइनस 1। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 19, scattering of an electromagnetic wave by a charged particle of charge E and mass m is described in terms of Thomson cross section sigma r which has a dimension of area। sigma r के डायमेंशन क्या है, एरिया की। on the basis of the dimensional analysis the possible formula for sigma t, sigma t मतलब जो आपका ट्रांसमिशन नहीं सॉरी थॉम्सन क्रॉस सेक्शन, इसको बोला इसने थॉम्सन क्रॉस सेक्शन इज क्या होगा, तो सिग्मा टी आपको फाइंड आउट करना है। सॉरी इसने पहले बता दिया है कि सिग्मा टी क्या है, थॉम्सन क्रॉस सेक्शन है, जिसका जो डायमेंशन है वो क्या है, एरिया का डायमेंशन है। मतलब सिग्मा टी जो आपके पास डायमेंशन है उसका क्या है, एल स्क्वेयर। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी इक्वल में जिस फॉर्मूले में जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, एल स्क्वेयर के। तो ये आपको ऑप्शन के थ्रू ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन को मैंने सॉल्व किया है, ई चार्ज का जो ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम सी स्क्वेयर, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कुलाम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं फोर्स इंटू आर स्क्वायर, और ई क्या एम सी स्क्वायर क्या होती है, एनर्जी, तो ई लिख दिया। ये इसलिए किया है ताकि हमारे पास जो डायमेंशन है वो इजी हो जाए, वरना एप्सिलॉन नॉट की अलग लिखोगे, ई की अलग लिखोगे, एम की अलग लिखोगे, सी की अलग लिखोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा। इसलिए तो फोर्स के हमें पता है, फोर्स का स्क्वायर है ना, और आर की पावर 4 है, एनर्जी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एमएससी से पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। जो एमएससी के क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर में जितने पूछे हैं, एक बार आप उनको दोबारा भी रिवाइज कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि एमएससी के जो क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट ऐसे का ऐसे उठा लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, वैसे ये हायर लेवल का ही क्वेश्चन है। और एक बार एमएससी वाले जो मतलब क्वेश्चन हमने किए हैं, 6-7 पेपर करवा दिए हैं मैंने पीजीटी फिजिक्स के, तो उनमें जो एमएससी के क्वेश्चंस है ना, उनको 2 बार 3 बार मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए आप, ठीक है। तो हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होता है, एम ओमेगा पाई एच क्रॉस पावर 1/4 ई पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एच क्रॉस। यहाँ पे अल्फा एक कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम मानते हैं एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, साई कॉन्जुकेट इंटू साई ऑफ डी साई। किसी भी पार्टिकल को फाइंड आउट करने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी जब हम लिखते हैं P इज इक्वल टू -∞ टू +∞, दैट विल बी साई मोड
या साई का कॉन्जुगेट इंटू साई इंटू डी साई, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है और इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्राउंड स्टेट फंक्शन है इसका मोड स्क्वायर कर देंगे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞ साई नोट का मोड स्क्वायर इंटू डी साई। तो मैंने क्या किया, इस साई नोट का मोड स्क्वायर कर दिया और फिर इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे अल्फा एक्स को एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं y और अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई पुट कर दीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाएगा 2/√πe⁻⁻y² dy, और इस माइनस वाई स्क्वायर को हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है बाइनोमियल की फॉर्म में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 84%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द क्लासिकल लिमिट इज 84%। ये क्वांटम मैकेनिक्स की ग्रिफिक्स की बुक है, वहाँ से उठाया हुआ सॉल्व्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, जो क्या कहता है कि दो कॉइल्स को मैंने एक दूसरे के साथ रखा है, तो उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कैसे, कॉइल्स का किस किस पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा करंट इन द टू कॉइल्स, या फिर द रेट एट which current are changing in the two coils, या फिर the material of the wires of the coils, या फिर relative position and orientation of the coil। तो आपका जो पोजीशन है उनकी रिलेटिव और ओरिएंटेशन है उन पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ना कि उस पर कि करंट कितना है दोनों कॉइल्स में और कितना चेंज हो रहा है और किस मटेरियल से वो बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो ये लेज़र का क्वेश्चन कह सकते हैं हम, कि द कोहेरेंस टाइम आपको गिवन है 10⁻⁸ सेकेंड। अगर वैक्यूम इफ़ द वैक्यूम वेवलेंथ इज लैम्डा नोट 650 नैनोमीटर, तो लाइन विड्थ क्या होगी। वेवलेंथ भी गिवन है और टाइम पीरियड भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, लाइन विड्थ। डेल्टा लैम्डा नोट कितनी वैल्यू होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड गिवन है तो हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू 1 बाय चेंज इन फ्रिक्वेंसी। अगर मैं डेल्टा न्यू को लिखूं तो न्यू क्या होता है, c बाय लैम्डा, तो डी न्यू क्या हो जाएगा, -c बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, है ना, या फिर डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर c बाई टी, और लैम्डा आपको गिवन है 650 नैनोमीटर, टी आपको गिवन है टाइम पीरियड 10⁻⁸, और सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.14 × 10⁻⁴ नैनोमीटर। ये मतलब इनका जो यूनिट्स है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ये जल्दी जल्दी में गलत हो जाती है, लेकिन इसमें ऑप्शंस में इतना गैप नहीं है तो आप इजीली कंक्लूड कर लोगे, लेकिन कई बार हो जाता है। मेरा CSIR नेट में इसी तरह से एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो वो मेरे को याद रहता है बहुत ज़्यादा कि थोड़ा बहुत ये यूनिट्स में गलतियाँ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 जो क्या कहता है कि द नंबर ऑफ द टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर 40 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, कि प्राइमरी कॉइल में कितनी कॉइल्स हैं 40 और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस कॉइल में 40 और सेकेंडरी में 5। एक लोड रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम का जिसको मैंने कनेक्ट किया है इन सेकेंडरी सर्किट, देन द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट इज 100 मिली एम्पियर, देन द रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज क्या होगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है, अगर मैं इसको प्राइमरी कॉइल मान लूँ और इसको सेकेंडरी कॉइल मान लूँ, तो प्राइमरी कॉइल्स में मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और कितने हैं, N1 इज इक्वल टू 40, और सेकेंड में हमारे पास क्या है, N2 इज इक्वल टू 5। और ये कह रहा है कि एक लोड रेजिस्टेंस है सेकेंडरी कॉइल में, मैंने लगा रखा है 2 किलो ओम का, जिसमें से कितना करंट पास हो रहा है 100 मिली एम्पियर। तो इसकी वजह से हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो रिफ्लेक्टेड जो आपका करंट होगा इसमें कितना पास करेगा, रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस कितना होगा सॉरी इसका, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रांसफॉर्मर का रेशियो होता है जो डिपेंड के जो किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स के N1 बाय N2, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और इसी ट्रांसफॉर्मर रेशियो का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस दैट विल बी √R1 बाय R2। R2 आपको गिवन है, R1 फाइंड आउट करना है, के आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी 168 किलो ओम। तो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बड़ी है लेकिन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये हमने वहाँ भी कर लिया है जहाँ पे मैंने एटम एंड न्यूक्लियर के बारे में पढ़ाया था। फॉर अ स्पेसिमेन ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल एवरेज लाइफ ऑफ अल्फा डीके इज फाउंड टू बी 1620 ईयर एंड फॉर बीटा डीके इट विल बी 520 ईयर्स। फॉर द स्पेसिमेन
हाफ लाइफ विल बी, कि दो बॉडीज़ है जिनका सेपरेट हाफ लाइफ एवरेज लाइफ आपको गिवन है और दोनों का मिक्स जो आपका होगा वो एवरेज दोनों की हाफ लाइफ कितनी होगी ये इसने पूछा है। तो इंडिविजुअल आपके पास क्या दी है, एवरेज लाइफ, और हमें पता है एवरेज लाइफ शुड बी इक्वल टू द वन ऑफ डिके कांस्टेंट या फिर वन ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/t ऑफ एवरेज। तो डिके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए आपका टी एवरेज लाइफ कितनी है 1620 और सेकंड के लिए 520। तो हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी, हाफ लाइफ का हमें फॉर्मूला पता है, दैट विल बी 0.693 बाई डिके कांस्टेंट लैम्डा। तो 0.693 बाय में हम क्या कर देंगे, जो लैम्डा हमने स्पेसिमेन का निकाला है अल्फा और बीटा डिके दोनों की वजह से, तो वो पुट कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट ये कितना आ जाएगा 273 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम 25। क्या कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ थिन बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टी, the magnet is cut into 4 equal parts perpendicular to its length and then 4 parts are placed on each other with their like poles together, then the time period of the arrangement in the same field will be। शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे प्रीवियस में भी एक और करवाया था, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कि शुरू में हमारे पास एक रोड है, थिन बार मैग्नेट है, उसको मैंने क्या किया 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो लेंथ डिवाइड होगी L/4 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 L/4। लेंथ के डिवाइड होने की वजह से फ़र्क क्या पड़ा, हमारे पास हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, चेंज हो गया। इसने यही पूछा है कि शुरू में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका तो I है और जो इसका टाइम पीरियड है इसको ऑसिलेट जब हम करा रहे हैं तो t है। अब इनका चारों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, टाइम पीरियड भी चेंज होगा थिन बार मैग्नेट का। तो कितना चेंज होगा वो किस पे उसका वैल्यू पूछा है इन्होंने। तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ अ थिन बार मैग्नेट क्या होता है 2π√I/mb। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और b क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही लगा रहे हैं, सिर्फ हमने क्या किया है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जो आपका चार्ज है इनटू उसका जो लेंथ है। शुरू में आपका चार्ज Q था तो उसका लेंथ कितना है L। तो शुरू में जो रोड है थिन मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा QL, और अगर इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा m/4। ठीक है, और नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमें पता है एक थिन बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mL²/12, है ना, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ पे होता है इसके। तो अगर मैं 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, L चेंज हो जाएगा, L शुड बी L/4, और M भी चेंज हो जाएगा, मास भी क्या हो जाएगा 4। तो जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा I/64। तो पुट कर दीजिए तो आपका जो न्यू टाइम पीरियड आएगा वो आएगा T/4। तो इसका मतलब क्या है, आप जनरलाइज कर सकते हैं, अगर इक्वल पार्ट्स में कोई थिन बार मैग्नेट क्या हो रहा है डिवाइड हम कर रहे हैं और सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो उतने ही पार्ट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड। जैसे इसने 4 पार्ट्स में कहा, अगर मैं इसे n पार्ट्स में कर दूं तो जनरलाइज कर सकते हैं ना, T' शुड बी T/n। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब थोड़ी सी वीडियो इरेगुलर आ रही है क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो थोड़ी तैयारी में मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ। और मैंने जैसे कहा है कि ये सारे पेपर मैं करवाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही इनको कंप्लीट करने की। 2 पेपर ही रहे हैं अपने, और 1 दिन में या 2 दिन में ज़्यादा क्वेश्चंस करवा के मैं इनको कंप्लीट ज़रूर करवा दूँगी। और यही सक्सेस मंत्र है, आपको बार बार इनको रिवाइज करना है, क्योंकि अगर इनकी स्टेटमेंट से आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया लगने लग जाएगा ना तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। और अभी 1 मंथ बचा है तो 15 दिन अपने कंसेप्ट्स पे फोकस ज़रूर करें आप। और एक सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स तो आप तैयार कर ही रहे हैं, साइकोलॉजी भी अच्छे से तैयार कर लें। और साइकोलॉजी तो अच्छे से तैयार करने का बहुत क्वेश्चन है उनके प्रीवियस ईयर, रोज़ एक पेपर लगाया करें, 30 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, 15 मिनट में लग जाता है। और वहाँ पे आपने जो गलती की है उनको बार बार रिवाइज़ करिए, तो अगर आपके वहाँ पे अच्छे खासे 25-26 नंबर बन जाते हैं और 35-40 नंबर आप फिज़िक्स में ले लेते हो तो बहुत आराम से आपका पीजीटी फिज़िक्स निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। थोड़ा सा लेट हो जाए तो उस पर इतना घबराना नहीं है कि मैडम तो छोड़ ही गए,
नहीं, मैं कोशिश करूँगी और आपको टाइम टू टाइम टिप भी देती रहूँगी कि आप ऐसे तैयारी कीजिए, अच्छा आपका एग्ज़ाम हो, ऐसे मैं विशेष करती हूँ। और तैयारी अच्छे करते रहिए, हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।